हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप सभी का आधा दिन बीत चुका है जो कि बहुत अच्छा रहा होगा और बाकी का दिन भी मंगलमय हो, शुभ हो। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी क्लास में लाइव आ सके और आज का टॉपिक हम कंप्लीट कर सकें। आज है हमारा इंटरनेट पार्ट 2, ठीक है। तो आज पहले हम थोड़ा सा वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बारे में जानने वाले हैं। इंटरनेट के अंदर थोड़ी सी ईमेल वाला पार्ट है, उसको भी जानने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। गुड आफ्टरनून जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग क्लास में आ जाइए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, बिल्कुल स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, सब ने आवाज़ उठाई है। ये सिर्फ हमारी आपकी आवाज़ नहीं है, ये पूरे स्टूडेंट की है, पूरे युवा की है, पूरे उस युवा की है जो बेरोजगार है। और बेरोजगारी की तो हद यहाँ तक गुजर चुकी है कि भाई अभी रोजगार वैसे ही कम लोगों के पास था। और अभी अगर मैं हाल ही में आपको बताऊं तो कोरोना के चलते और बहुत सारे, कम से कम आप ये मान के चलो 2 करोड़ लोग और बेरोजगार हो चुके हैं, ठीक है। तो भाई आप प्राइवेट सेक्टर की रट लगाए रखते हो कि निजीकरण करेंगे, निजीकरण करेंगे। काहे का निजीकरण? जॉब से निकाल दिए जाते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्तियों की जॉब चली गई है जो बहुत टैलेंटेड हैं। और टैलेंटेड की अगर मैं बात करूं, क्या हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कम टैलेंटेड हैं? भाई हजारों में से लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, क्या वो कम टैलेंटेड हैं? उनकी अगर एक एक नेता के सामने एक स्टूडेंट भी बैठ जाए ना, तभी पता चल जाएगा। खैर चलो, वो बात बाद की है। यहाँ पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। बिल्कुल भाई, यूपीपीसीएल का जो आपका 2019 का है ना, मैं उसको करवाऊंगी। 2019 का जो पेपर है, हाँ जी बिल्कुल, उस पेपर को मैं सॉल्व करवाऊंगी, फिक्र मत करो। स्टार्ट करते हैं, अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपने सेशन की, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके डाउट में सबसे पहले डाउट आपने क्या पूछा था? तो एक स्टूडेंट थे, उनका डाउट था कि मैम PAAS पास क्या होता है ना। तो यहाँ पर पहला डाउट आया था कि पास क्या होता है, व्हाट इज पास क्या होता है। तो मैंने आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कल बताया था। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्वर या क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? तो एक बहुत बड़ा बादल जिसको आप किराए के मकान के तौर पर, एक किराए की मेमोरी के तौर पर रखते हो, है ना। भाई गूगल ड्राइव है, आपके पास इतनी मेमोरी नहीं है तो आप अपने डॉक्यूमेंट को गूगल ड्राइव पे डाल देते हो। गूगल फोटोज है, फोटोज आपके फोन की मेमोरी को बहुत जगह ले रही है तो उसको हम गूगल फोटोज पे डाल देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, ये 4 कैटेगरी में बटी होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग 4 कैटेगरी में बटी होती है। कौन कौन सी? तो एक होती है लास, क्या होती है? इसका नाम होता है IaaS। पहली कैटेगरी होती है IaaS, इसकी फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। एक ऐसी सेवाएं ऐसी सेवाएं जो कि बुनियादी ढांचे के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाई गई सुविधा है। तो एक तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट हो गया। दूसरी होती है पास की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्या हो जाएगी? तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये फुल फॉर्म होती है किसकी? ये होती है पास की फुल फॉर्म। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर तैयार कर दो व्यक्ति के लिए जो भी इस सेवा की मतलब किस सेवा को पाना चाहता है। तो ये हो जाती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। उसके बाद आती है आपकी FAAS। कौन सी आ जाएगी? FAAS। इसकी फुल फॉर्म होती है फंक्शन एज अ सर्विस। मतलब एक ऐसी सुविधा, एक ऐसी सर्विस जो कि फंक्शन, काम के लिए बनाई जाती है। और एट लास्ट आ जाती है SaaS। और ये SaaS, ये वाली SaaS की बात नहीं हो रही, ये SaaS की बात हो रही है यहाँ पर। अगर मैं बोलूँ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में जाकर किसी भी सॉफ्टवेयर को चला रहे हो तो वो आपकी मतलब SaaS कहलाएगी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहलाती है। तो ये तो हो गए पास, आस, लास और ये IaaS और फास। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम IP एड्रेस कितने नंबर का होता है, कितने डिजिट का होता है? तो IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इंटरनेट प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके 2 वर्जन है। IP एड्रेस ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक है IP वर्जन कौन सा? 4 और एक है IP वर्जन 6, है ना। एक तो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अगर मैं चौथे वर्जन की बात करती हूँ तो ये 0 से लेकर 255 तक की डिजिट को लेता है।
और अगर मैं वर्जन 6 की बात करती हूँ तो ये सारी 0 से 9 तक के हर एक नंबर को लेगा, साथ में ये अल्फ़ाबेट को भी लेता है, ए से लेकर एफ तक, मतलब ये हेक्साडेसिमल में बटा होता है। और बाकी मैंने आईपी एड्रेस के बारे में बहुत अच्छे से आपको उस दिन भी बताया था जब मैंने क्वेश्चंस करवाए थे। कोई बात नहीं, अगर दोबारा से जानना है मैं एक बार दोबारा से बता दूंगी। क्लियर? हाँ, 2 वर्जन थे। देखो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है आप जिस भी उपकरण से इंटरनेट चला रहे हो, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे आपके पास टैब हो, चाहे आपके पास कंप्यूटर हो, चाहे आपके पास कोई भी ऐसा उपकरण है जिससे आप इंटरनेट से जुड़े हुए हो, तो हर उस डिवाइस का, हर उस उपकरण का अपना आईपी एड्रेस होता है। अब आईपी एड्रेस कैसे होगा? तो ये नंबरों में बटा होता है। तो पहले IPv वर्जन 4 था, फिर आते आते वाले टाइम में बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो नंबर कम पड़ गए। भैया अगर मैं आपको बोलूँ, आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, 4 नंबर को आप किस तरीके से विभाजित कर सकते हो, कैसे तरीके से लगा सकते हो, तो वही चीज़ है, जब ये नंबर कम पड़ने शुरू हो गए तो IPv वर्जन आपका कौन सा 6 को निकाला गया और इसके अंदर इसको हेक्साडेसिमल के 8 भागों में बांटा गया। ठीक है, आया समझ में? ओके, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पर अब देखो आगे चलते हैं जी। गुड आफ्टरनून जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर अब आप देखोगे ये चीज़ क्लियर हो गई, आईपी एड्रेस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हर इंटरनेट, हर वो चीज़ जिसके इंटरनेट आप चला सकते हो, उन सबका आईपी एड्रेस होता है। क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क के लिए, क्वेश्चन आपको ये दिया था, क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, बातें मत करो, बातें मत करो, अब पढ़ाई कर लो। ठीक है, अब क्लास में हो, पढ़ाई करो, बातें अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, वो भी चीज़ें होंगी बट थोड़ा सा टाइम, अभी जब क्लास में हो पूरा यहाँ पर कंसंट्रेशन होना चाहिए। अच्छा, क्या दे रखा था? तो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था, डैश इज अ सर्विस विच यूजेज फॉर डेटा ट्रांसमिशन थ्रू टेलीकम्युनिकेशन लाइन। भाई कौन सा ऐसा उपकरण है जो कि दूर संचार लाइन के माध्यम से ट्रांसमिशन, डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। यहाँ पे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए, टोटल आई थिंक 75 to 76 कमेंट आए थे। बाकी के स्टूडेंट कमेंट क्यों नहीं करते, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। एक सेल में कितने डिजिट लिख सकते हैं, तो ये निर्धारित नहीं है। बोला ये जाता है कि आईपी एड्रेस, अगर मैं आईपी वर्जन 4 की बात करती हूँ तो यहाँ पे आप 4 ग्रुप बना सकते हो और इन ग्रुप को डॉट से अलग किया जाता है। और जो भी आप नंबर लिखोगे, अगर मैं 3-3 नंबर लिख लेती हूँ, सपोज करो मैंने ये नंबर लिख दिया, तो आप अधिकतम IPv4 के अंदर कितने नंबर लिख सकते हो एक सेल के अंदर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 नंबर लिख सकते हैं। वैसे ये 32 बिट कहा जाता है। आया समझ में? अच्छा, इसका आंसर भाई सब क्या करो, आंसर कुछ ही स्टूडेंट करते हैं और कुछ स्टूडेंट तो इतने अच्छे से आंसर करते हैं, सच में जब मैं कमेंट देखती हूँ ना दिल खुश हो जाता है। उसमें से एक स्टूडेंट का कमेंट है जो कि मैंने यहाँ पर ही लिखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, सपना नाम है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडर्न बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करती हूँ, सबने ही बहुत अच्छे से आंसर किया है और होमवर्क का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर है आपका मॉडम, जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अच्छा, इसके बाद देखो इसका यूज क्या होता है, तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन या केबल से डेटा को भेजने के लिए हम मॉडम का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं टेलीफोन लाइन से डेटा को भेजती हूँ तो किसके थ्रू भेजूंगी? तो यहाँ पे बीच में मॉडम डिवाइस का, मतलब मॉडम का इस्तेमाल किया जाएगा। मॉडम एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है, आप इसको छू सकते हो। साथ में ये एनालॉग डिजिटल को, एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग डाटा को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को एनालॉग में। अब यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट के डाउट थे कि मैम एनालॉग और डिजिटल डाटा या सिग्नल होते क्या हैं, वो भी मैं बताती हूँ। फिर देखो, कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड, पूरे देश दुनिया से जोड़ने वाला भी मॉडम होता है और मॉडम इनपुट आउटपुट दोनों तरीके का डिवाइस है। मॉडम की गति को, स्पीड को किसमें मापा जाता है? बिट पर सेकंड, बीपीएस, और किलो बिट पर सेकंड, केबीपीएस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आगे चलते हैं, भाई कोई बात नहीं और किसी चैनल का नाम मत लिखो, वो वही चीज़ है ना, हम अपनी प्रवृत्ति दिखाते हैं और चैनल अपनी प्रवृत्ति दिखाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और किसी चैनल की बात नहीं करते ना, हम एग्जामपुर वाले हैं, छोड़ो। यहाँ पे देखो मॉडम की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे जिनको कन्फ्यूजन थी कि मैम डिजिटल डाटा या डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल होते क्या हैं, देखो टेलीफोन लाइन से जो आपको करंट मिलता है, या टेलीफोन लाइन से मैं बोलूँ जो वेव्स, तरंगे आपको मिलती हैं या जो डेटा मिलता है, वो एक सिग्नल के रूप में होता है ना। ये क्या होता है? तो एक सिग्नल के रूप में होता है। ये होता है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ वाले सिग्नल के रूप में। तो इसको बोलते हैं हम एनालॉग डाटा। क्या बोलते हैं?
इसको आप बोलते हो एनालॉग डाटा। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एनालॉग डाटा। और इसके बाद ये जो यहाँ पर डिवाइस रखी गई है, उपकरण, इसको बोलते हैं मॉडल, जो कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। फिर ये इस डाटा को लेता है और इसको बिट के अंदर, मतलब डिजिट्स के अंदर 0 1 1 0, इसी को बोलते हैं हम डिजिटल सिग्नल या फिर डिजिट, ठीक है, डिजिटल डाटा। तो ये क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डाटा में भेज देता है और फिर आपके कंप्यूटर में चलाता है। तो एनालॉग को डिजिटल में भेजने का किसका काम होता है? देखो ये सारे जो टर्म्स है ना, इसको याद रखना, कंफ्यूज कर देगा इसी के अंदर, क्योंकि मॉडर्न पूछा जाता है बहुत। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि भैया एनालॉग को, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि एनालॉग को अगर आप डिजिटल सिग्नल में चेंज करते हैं, अगर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डीमॉड्यूलेशन। क्या बोला जाता है? तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डीमॉड्यूलेशन। क्लियर? तो अगर आपको टेलीफोन लाइन से डेटा अपने फोन के अंदर लेना है तो क्या कहलाता है वो? डीमॉड्यूलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, डीमॉड्यूलेशन, सॉरी। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन को पलट दूं, मैं बोलूं कि भैया आपको डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में चेंज करना है, तो डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में चेंज करना है, तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो कई बार आप अपनी फोटो को, जैसे अब आप लोग ट्वीट कर रहे हो, आप लोग ट्वीट कर रहे हो, ट्विटर पे कैंपेन चला हुआ है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, और सारे स्टूडेंट के लिए, नॉट ओनली फॉर एसएससी और रेलवे, भाई जितने भी स्टूडेंट है, कौन सा ही एग्जाम टाइम पे करवा रही है? ना तो बैंकिंग का एग्जाम करवाया जा रहा है, ना इनसे यूपी ट्रिपल एससी, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो वही चीज है, ये जो कैंपेन चल रहा है, आप लोग ट्वीट कर रहे हो, तो देखो क्या होता है, आप लोग यहाँ से कुछ लिखते हो, ट्वीट करते हो ना, चिड़िया बनी होती है वो ब्लू कलर की, आप जैसे ही ट्वीट कर रहे हो तो आपके डेटा को एनालॉग बनाकर इंटरनेट पे भेजेगा। तो यहाँ पे डिजिटल से एनालॉग भी बना रहा है मॉडम, और एनालॉग से डिजिटल बनाकर आपके फोन के या कंप्यूटर के अंदर भी दिखा रहा है। तो ये दोनों चीजें याद रखना कि मॉड्यूलेशन क्या होता है और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। हल्ला बोल में जा रहे हैं, धरना बंद करो, क्लास बंद करो। अच्छा, क्लास बंद करें, ये तो कोई शाबाशी वाली बात हुई नहीं कि आप लोग बोल रहे हो क्लास बंद करो, धरना में जाओ। ऑब्वियस सी बात है भाई, एग्जाम बोर्ड ने धरना चला रखा है, सत्याग्रह चला रखा है, लेकिन यहाँ पर ये भी तो देखो पूरी व्यवस्था की गई है। यही तो व्यवस्था होती है कि क्लासेस भी चल रही हैं आपकी सारी, तो पढ़ाई अपनी जगह, धरना अपनी जगह, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो जरूरी है, आपको मांगना चाहिए अपना हक, लेकिन पढ़ाई का भी तो अपना मोटिव होता है, वो आपको नहीं छोड़नी है। ठीक है, हम विद्यार्थी जाने इसलिए जाते हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे क्या दे रखा है, और बिल्कुल भी पैनिक मत होना, क्वेश्चन को बड़े डीपली बहुत अच्छे से मैं डिस्क्राइब करके समझाऊंगी आपको अलग से भी। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, अनसॉलिसिटेड ईमेल इज कॉल्ड ए। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? भाई अनचाही ईमेल को इनमें से कौन सी भाषा से परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन है न्यूज ग्रुप, यूजनेट, बैकबेन, ओके बैकबोन होगा, फिर उसके बाद दे रखा है स्पैम, फिर है नन ऑफ दीज। क्लियर? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का डी आंसर यहां पर आना स्टार्ट हो गया है, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 का डी आ रहा है, 1 का डी स्पैम, स्पैम बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर आप लोगों का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अगर हम बात करते हैं स्पैम मेल की, तो ये स्पैम मेल होती क्या है? ये स्पैम मेल होती क्या है? तो स्पैम मेल को जंक मेल भी बोला जाता है। क्वेश्चन कहाँ से बना देगा, मैं वो चीजें साथ के साथ बताती जा रही हूँ। स्पैम मेल का दूसरा नाम क्या है? तो स्पैम मेल का दूसरा नाम होता है जंक मेल। जंक फूड सुना होगा आपने, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, पिज्जा बर्गर ये सब चीजें, कचरा, जंक का मतलब होता है कचरा। ठीक है, तो जंक मेल मतलब ऐसी मेल जो कि एक यूजर के लिए कचरे के समान है। कई बार आपने देखा होगा कि गलती से आपने किसी वेबसाइट पर जाकर अपनी ईमेल आईडी लॉगिन कर दी। कई बार होता है ना भाई, आपको कोई चीज़ लेनी है तो आपको ईमेल आईडी वहां पर डालनी पड़ती है। अब आपकी भैया ईमेल आईडी पे दिन में 5-5 बार 6-6 बार मेल भेजे जा रहे हैं। ऐसा मेल जो कि आपके लिए बिल्कुल अनचाहा है, ऐसा मेल जो कि आपके लिए बिल्कुल अनचाही मेल है, ऐसी मेल है जिसकी उपयोगकर्ता को कोई जरूरत नहीं है, उसी को बोला जाता है स्पैम मेल और जंक मेल। क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि वायरस कहां से आ सकता है कंप्यूटर में मेल के थ्रू, तो आप लिखोगे कंप्यूटर में वायरस कहां से आ सकता है, तो ये आपका स्पैम मेल के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है? तो ये आपका स्पैम मेल के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू? तो याद रखना यहाँ पे स्पैम मेल के थ्रू आपका क्या आ जाता है,
वायरस आ जाता है। और एक वायरस मैंने आपको बताया भी था जो 2000 में वायरस आया था, आई लव यू, और ये वायरस आपका स्पैम मेल के द्वारा ही फैला था और पूरी तबाही मचा दी थी इसने। लोग समझते थे भैया अरे वाह बहुत अच्छा मैसेज आया है, ओपन करते थे, वायरस उनके फ़ोन के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर आ जाता था और पूरी फाइल को डिस्ट्रॉय कर देता था। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, सबसे ज़्यादा फेमस आपका जो वायरस था स्पैम मेल के थ्रू, वो ये था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा और क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा है द इंटरनेट अलाउज यू टू, बताना है आपको इंटरनेट आपको इनमें से किस चीज की अनुमति देता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, सेंड ईमेल, व्यू वेब पेज, कनेक्ट टू सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे बताना है बिल्कुल, अगर आप स्पैम मेल को ओपन कर लेते हो ना, स्पैम मेल को खोलते के साथ ही वायरस आ जाता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपके ईमेल के अंदर स्पैम मेल का बॉक्स होता है ना, तो आपके अगर ईमेल के अंदर स्पैम मेल का बॉक्स है तो उसके ईमेल को बिना खोले डिलीट कर दो, उसको बिना खोले डिलीट कर दो। लेकिन ध्यान रखना कई बार आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी स्पैम मेल में आ जाता है। क्लियर? तो वही चीज़ है, थोड़ी बहुत हर चीज़ में थोड़े से अपवाद होते हैं, तो एक बार देख लो, वो दिख जाता है। जब सब्जेक्ट देखोगे ना, सब्जेक्ट देख के पता चल जाएगा कि ये कचरा है या मतलब आपके समझ में आने वाली मेल है। तो जो आपको मेल समझ में नहीं आती, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, विज्ञापन से रिलेटेड है, बिना ओपन करे डिलीट कर दिया करो, वायरस से बच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे तो आप लोगों का ऑप्शन डी आना शुरू हो गया है, जो कि आप लोगों का फेवरेट ऑप्शन बनता जा रहा है, हर बार यही होता है। पर याद रखना, फिर भी आप जब भी इसका आंसर करोगे ना, कोशिश करना क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ लो, ठीक है? कई बार तो ये आंसर निकल जाता है, कई बार नहीं भी निकलता है। और यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट से मैं सारी चीज़ों को कर सकती हूँ। मैं ईमेल को भी भेज सकती हूँ, वेब पेज भी देख सकती हूँ, कनेक्ट कर सकती हूँ पूरे वर्ल्ड से किसी भी सर्वर को, है ना? तो सारी चीजें हो सकती हैं। तो जैसे आपकी सम्मेलन हुए थे, G20 सम्मेलन हुए थे, तो तब जाना पॉसिबल नहीं था ड्यू टू कोरोना, तो वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, आप इंटरनेट की मदद से पूरे देश में कनेक्ट हो चुके थे। तो वही चीज यहां पर भी होगी, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर पूछा है द वास्ट नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। बताइए, पूछा है आपसे यहाँ पे कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ता है, क्या कहलाता है? लैन, वेब, इंटरनेट, हाइपरटेक्स्ट या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक को खरीदा जाए, तो मैं किसी भी बुक को प्रिफर नहीं करूँगी, मैं सही बताती हूँ, क्योंकि आपको अगर मैं बताऊँ जितनी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, चाहे आपके पास अगर हो तो आप खुद भी देख सकते हो ना, हर किसी में डेट अलग दिखेगी, कॉन्सेप्ट अलग दिखेगा। तो मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो बहुत सफिशिएंट है। आप अगर यहाँ से नोट्स बना रहे हो तो यकीन मानो एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप क्वेश्चन लगाकर कहीं से भी देख लेना, ठीक है? हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप बुक ले सकते हो, वो मैं नहीं बोलूंगी, प्रैक्टिस के लिए लेनी है आप MCQs की बुक लेकर वहां से कर सकते हो, ठीक है? टॉपिक पढ़ लो और वहां से आप क्वेश्चंस लगा लो, आपके अंदर भी जो है वो डेवलप हो जाएगा। UPS और IAS के लिए बिल्कुल भाई चैनल है हमारा UPSC यूपी, अगर हम बात करते हैं IAS का चैनल एग्जामपुर का ही चैनल है, वहां पर जाकर तैयारी कर सकते हैं और सजेस्ट भी करते हैं और लोगों को। यहाँ पे आंसर करेक्ट आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अच्छा, ये ABCD ऐसे हो गया है, चलो फिर भी बहुत सही है भाई, आप लोगों ने पकड़ लिया इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट बिल्कुल सही आंसर है। इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इंटरनेट की शुरुआत होती है ARPANET से, अमेरिका वालों का बनाया गया एक नेटवर्क, उनके डिफेंस के लिए बनाया गया एक नेटवर्क ARPANET, जिसकी फुल फॉर्म 100% पूछ लेता है एग्जाम में, क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, एडवांस रिसर्च
प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये नेटवर्क 1970 के दशक में TCP/IP प्रोटोकॉल से जुड़ जाता है और पूरी दुनिया में फाइबर ऑप्टिकल केबल की मदद से पूरी दुनिया में फैल जाता है। क्लियर? चलो, वेब की अगर मैं बात करती हूँ तो वेब क्या होता है? वेब का मतलब होता है जाल। वेब का मतलब होता है जाल। तो जो www है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ये एक पूरे विश्व में फैला हुआ जाल है जिसका निर्माण 1990 में, एक बार कई बार आप 1989 भी देखोगे, इस वजह से 1990 के आसपास इसका आविष्कार किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब था ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? तो टिम बर्नर्स-ली ने 1990 के आसपास इसको बनाया, www को। क्लियर? जब इंटरनेट बना और आगे आगे चलता गया। लैन की पता ही आप लोगों को फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। किसी एक कंपनी में, किसी एक संस्थान के अंदर नेटवर्क को स्थापित करना है तो लैन बिल्कुल अच्छा नेटवर्क होता है और इसके अंदर ईथरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। लैन के अंदर किसका इस्तेमाल होता है? तो लैन के अंदर ईथरनेट का इस्तेमाल होता है और ईथरनेट का मतलब होता है वायर। वायर मतलब तार, तो तारों का इस्तेमाल होता है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? तो हाइपर लिंक को लिखने वाला हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। और हाइपर लिंक http www.example.com और फिर आप लिख सकते हो होम पेज। तो ये पूरी हाइपर लिंक है, इसको जिस अक्षरों से लिखा है वही आपका हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। और हाइपर लिंक को जोड़ के रखने वाले शॉर्टकट की Ctrl+K होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा और क्या पूछा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस। यहाँ पे पूछा है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग करके हम वेब पेज को देख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। मैम ड्रॉप कैप बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है? तो बेटा देखो, बाय डिफ़ॉल्ट की अगर मैं बात करती हूँ, पहले तो देखते हैं ड्रॉप कैप होता क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन कर लो, फिर मैं ड्रॉप कैप बता देती हूँ, ठीक है? चलिए, नहीं नीरज यादव जी आप ब्लॉक नहीं हो, सबके कमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, अवधेश कुमार जी, गोपी जी, SK झार जी, सबके कमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ अभिषेक जी, गला बैठ गया क्योंकि मैं भी होकर आई हूँ वहाँ पे हल्ला बोल वाले सेशन में, मैं भी वहीं से होकर आई हूँ, मैंने भी वहाँ पर बोला है। सबको बोलना चाहिए ना, सबको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। अगर आप लड़ोगे नहीं, कहते हैं ना आज का टाइम ऐसा है भाई, शांति से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको छीन कर वो चीज़ चाहिए होती है। और जब आप बोलते हो ना, जब गुस्सा आ जाता है ना, तो वो आवाज़ निकल जाती है और बस गला बैठ जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सिलेबस मुश्किल से आपका 12 दिन का है ना, 12 दिन का सिलेबस बचा है, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आंसर लिंक आ रहा है और कुछ स्टूडेंट का ब्राउजर आ रहा है, ब्राउजर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, इसका ब्राउजर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्राउजर के साथ अब हम समझते हैं कि भाई वेब ब्राउजर क्या होता है। ब्राउजर के साथ अब हम समझते हैं कि वेब ब्राउजर होता क्या है। और ऐसा नहीं है आप लोगों ने इसको चला नहीं रखा, हम सबने वेब ब्राउज़र एक ना एक बार जरूर चला रखा है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आपको इमेज से दिखाती हूँ, समझ में आएगा, ठीक है? फिर वापस क्वेश्चन पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको जितने भी आइकन दिख रहे हैं ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र के आइकन हैं। इसको आप सब जानते होंगे, ये है गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम क्या है? ये भी एक वेब ब्राउज़र है। इसको भी आप जानते होंगे, यह भी एक नया वर्जन आया है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, सुंदर सा लग रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं? तो ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसका एक इमेज है, ये भी एक वेब ब्राउजर है। यहाँ पे पृथ्वी सी और आग के लपटों में है, इसको बोलते हैं मोज़िला फायरफॉक्स। मोज़िला फायरफॉक्स ये भी आपका एक वेब ब्राउजर है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये है ओपेरा, ये मोबाइल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वेब ब्राउजर है। उसके बाद ये, तो इसको हम बोलते हैं नेविगेटर। क्या बोला जाता है? तो इसको नेविगेटर बोला जाता है, ये भी आपका एक वेब ब्राउजर है। अब मैं आपको जो समझाने जा रही हूँ उसको बड़े ध्यान से समझना। सबके कमेंट दिख रहे हैं भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के मतलब नाम दे लूँ, नाम मतलब आप लोगों के नाम को बोलूँ एक एक करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम लेने में बोल सकती हूँ, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट रह जाएगा ना। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ में मैं जितने नाम बोल पाऊंगी मैं उतने नाम बोल दूंगी। आगे चलो, तो यहाँ पे देखो, पहले बहुत अच्छे से समझ लो भाई वेब ब्राउजर के बारे में, पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। और एक बार अगर आप समझ लोगे तो पूरी लाइफ में अगर जब भी ये क्वेश्चन आता है आप इसका आंसर 100% सही करके आओगे। देखो वेब ब्राउजर की अगर मैं बात करती हूँ तो वेब ब्राउजर होता क्या है?
इंटरनेट को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की मदद चाहिए, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप इंटरनेट पर पड़ी सूचनाओं को देख सकते हो, वो वेब ब्राउजर कहलाता है। लिख सकते हो आप यहाँ पर भाई, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से, यहाँ पे ऐसे लिखना सेम, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से इंटरनेट पर पड़ी सूचनाओं को हम देख सकते हैं, इंटरनेट पर पड़ी सूचनाओं को हम देख सकते हैं, ठीक है। उन सॉफ्टवेयर को ही वेब ब्राउज़र बोला जाता है। उन्हीं को क्या बोला जाता है? तो उन्हीं को वेब ब्राउज़र बोला जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक क्वारी आती है कि वेब ब्राउज़र में और सर्च इंजन में क्या अंतर है। भाई हम चीज़ों को तो सर्च इंजन में भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर पहले वेब ब्राउज़र को समझ लो। अभी जस्ट इसी के तुरंत बाद मैं आपको सर्च इंजन के बारे में भी समझा दूंगी। देखो ये चीज़ तो क्लियर हो गई भाई, हमको इंटरनेट पर जितनी भी चीज़ें हैं, इंटरनेट पे अमेरिका वालों ने क्या चीज़ बनाई है, न्यूयॉर्क वालों ने क्या चीज़ बनाई है, जो भी चीज़ें चलती आ रही हैं, तो उन सब के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर इकट्ठा है, बोलते हैं ना एक मुख्य द्वार, तभी आप उस इन्फॉर्मेशन को पार कर पाओगे, तो वही वेब ब्राउज़र कहलाता है। अब ये तो वेब ब्राउज़र हो गया। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सर्च इंजन के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, क्योंकि कुछ देर में ये गायब होने वाला है। गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है बच्चा, गूगल नहीं है, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है। अगर आप अकेले गूगल की बात करते हो तो अकेले गूगल एक सर्च इंजन है। मैं वही चीज़ आपको डिफरेंस समझा रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, ये जो दिखता है ना प्यारा सा, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। अब यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ना, तो सरकार कोई भी हो, रोजगार के लिए तो कोई भी खड़ी नहीं होती है। बस कहना यही है कि भाई अभी आपका टाइम पीरियड चल रहा है, आपके पास मौका है, बच्चों को दे दो उनका रोजगार। और रोजगार क्या मांग रहे हैं, वो ये थोड़ा ना बोल रहे हैं कि हमको जॉब ला के दे दो। भाई हम 18 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हैं, 24 में से 18 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप बस एग्जाम कंडक्ट करवा लो, खुद पता चल जाएगा कि कितनी यहाँ पर एबिलिटी आपको इंडिया के अंदर दिख रही है। फिर ले जाता है कोई विदेशी, आता है प्लेसमेंट करवा के ले जाता है, फिर क्या कर लेते हो आप लोग। खैर छोड़ो, यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं यहीं पर आपको सर्च इंजन के बारे में बताने वाली हूँ। क्लियर, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, वेरी गुड। अब देखो ये तो हो गया वेब ब्राउज़र, यहीं पर मैं सर्च इंजन के बारे में भी लिख देती हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे से दोनों ही टॉपिक को समझ जाओ, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग अब सर्च इंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर्च इंजन क्या होता है? तो सर्च इंजन होता है इंटरनेट पर पड़ी सूचनाओं को ढूंढने के लिए, इंटरनेट पर पड़ी सूचनाओं को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, ढूंढने के लिए इस्तेमाल या फिर यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो यही कहलाता है आपका सर्च इंजन। क्या कहलाता है? तो यही आपका सर्च इंजन कहलाता है। अब यहाँ पर अंतर समझना, ठीक है, ओके, यहाँ पर आप लोगों को अंतर समझना है। बिल्कुल मैं एमएस ऑफिस पढ़ा चुकी हूँ हिमांशु वर्मा जी, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आप एक बार देखना, 100% मैं श्योर हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे। फिर भी अगर नहीं आता है तो अब मैं डेली के डेली आप लोगों के कमेंट देखती हूँ। आप देख रहे होगे अब मैंने यही वाला पार्ट अपना लिया है। पहले आप लोगों के कमेंट, जो भी डाउट होगा वो पूछ बता दूंगी। कोई भी डाउट होता है बेझिझक आप पूछ सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। मैं बात कर रही थी सर्च इंजन की। अब सर्च इंजन कौन कौन सा है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है। उसके बाद अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो आपका याहू एक सर्च इंजन है। उसके बाद लिखूं तो यहाँ पे अल्ता, ठीक है, ये भी आपका एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं? सर्च इंजन हो जाते हैं। यहाँ पर आप बहुत सारे और भी इसमें हो सकते हैं, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अगर आप लोगों को याद है तो बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम हो, आप किसी भी बोर्ड से पढ़े हो, आपका बिहेवियर ही आपके नॉलेज को दिखाता है और दर्शाता है, ठीक है। और बाकी चलो पढ़ लो।
पढ़ लो, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। आलोचना करोगे, आलोचना कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं देखूंगी इन कमेंट को, करते रहो। चलो, आया समझ में सर्च इंजन के बारे में? वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर एक वेब ब्राउजर के बारे में एक पॉइंट मुझे और समझाना है, अभी मुझे इस फिगर को देखकर याद आया है। अगर मैं आपको वेब ब्राउजर के बारे में समझाऊं तो सबसे शुरुआत में चलते हैं, 1989 का एंड चल रहा था। और 1989 के एंड में क्या होता है, तो यहाँ पे भाई इंटरनेट तो फैल चुका है, तभी हम 1990 बोलते हैं, इंटरनेट तो फैल चुका है। तो वहां पर क्या चल रहा था, थैंक यू सर, तो वहां पर क्या चल रहा था, वहां पर टिम बर्नर्स-ली क्या किया था इन्होंने, तो टिम बर्नर्स-ली ने क्या बनाया, तो एक वेब ब्राउजर का निर्माण किया और उसका नाम रखा गया www। इन्होंने सोचा कि भाई इंटरनेट तो चल रहा है, पर अब जो भी लोग अपनी सूचनाओं को डालेंगे, मतलब अपलोड करेंगे या सूचनाओं को प्राप्त करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो कोई माध्यम होना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने एक www का क्या करा, आविष्कार किया। ठीक है, www का इन्वेंट किया और इसकी फुल फॉर्म रखी गई क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर फैलने वाला एक जाल जिससे हर एक इंफॉर्मेशन को आप भेज सकते हो, वर्ल्ड वाइड वेब इसका नाम रखा गया। क्लियर? बट आपने बहुत सारी जगह मोज़ाइक सुना होगा कि भैया मोज़ाइक एक वेब ब्राउजर है, आपने कई जगह सुना होगा कि मोज़ाइक, ठीक है, क्या है, तो मोज़ाइक आपका एक वेब ब्राउजर है जो कि पहला वेब ब्राउजर माना जाता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब दोनों की मैं कंफ्यूजन दूर करवाती हूँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई, अब यहाँ पर दोनों की कंफ्यूजन दूर करवा देती हूँ कि कब तो मोज़ाइक आएगा और कब आपका यहाँ पे आंसर www आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ पर देखोगे आप, जो पहला वेब ब्राउजर था, नो डाउट वो वर्ल्ड वाइड वेब www था, पर पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर ये कौन सा था, तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोज़ाइक था। अब ग्राफिकल का मतलब क्या होता है, देखो ये गूगल क्रोम है, आपने कैसे पहचाना, इसके ग्राफिकल आइकन को देखकर, भाई ये जो आइकन चित्र बना हुआ है इसको देख के आपने पहचान लिया कि ये गूगल क्रोम है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कैसे पहचाना, इसके चित्र को देखकर, इसके पिक्चर, इसके ग्राफ्स को देखकर। ये मोज़िला फायरफॉक्स है, नेविगेटर है और ये ओपेरा है। तो यहाँ पर ग्राफिकल मतलब एक चित्र के रूप में दर्शाया जाने वाला पहला वेब ब्राउजर तो मोज़ाइक था, और इसका चित्र ऐसा था, बीच में यहाँ पर पृथ्वी थी और एक इधर लड्डू बना हुआ था और एक इधर लड्डू, इस टाइप की इसके चित्र था मोज़ाइक की अगर मैं बात करती हूँ। लेकिन www का कोई भी ग्राफ नहीं था, आपने कभी देखी भी नहीं होगी www का कोई ऐसा आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा है, कोई आइकन नहीं था। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जान सकते हो। ठीक है, टोटल कितनी क्लास हो गई है, तो दिल्ली पुलिस की बच्चा मैं अगर बात करती हूँ तो दिल्ली पुलिस के अंदर आपकी टोटल कितनी क्लास हो चुकी है, तो आज 39 नंबर की क्लास है, 38 हो चुकी है। और यूपीपीसीएल की अगर मैं बात करती हूँ तो यूपीपीसीएल के अंदर बिल्कुल यूपीपीसीएल के अंदर भी 38 क्लास हो चुकी है, 39 चल रही है। ठीक है, चलो समझ में आया। हाँ, यहाँ पे देखो तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो अब कंफ्यूज मत होना जब भी क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा और क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से पूछा हुआ है, अ डैश इज अ कंप्यूटर अटैच्ड टू द इंटरनेट दैट द स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड कैन सेंड वेब पेजेस टू अदर कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट से जुड़ा एक कंप्यूटर है जो विशेष वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है और इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर को वेब पेज भेजता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, जो बदतमीजी कर रहा है यहाँ पे हमारे एडिटर सर हैं वो देख रहे हैं, अगर आप लोग बदतमीजी कर रहे हो तो फिर ब्लॉक कर दिए जाओगे, फिर प्रॉब्लम होगी। मुझे बात समझ में नहीं आती, भाई सब लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हो, सब लोग लिटरेट हो, सब ने पढ़ रखा है, उसके बाद भी ऐसी चीजें करते हो। खैर छोड़ो सर, एक बार देख लेना ना कमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, क्या दे रखा है यहाँ पे, तो इंटरनेट बताना है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बताऊंगी कि कैसे हम इंटरनेट पे यहाँ पे सर्च करते हैं और तुरंत हमको मैसेज मिल जाता है, रेस्पॉन्स मिल जाता है, तो उसके पीछे कितनी बड़ी कैलकुलेशन होती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेब क्लाइंट, वेब सिस्टम, वेब पेज या वेब सर्वर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
करनी पड़ेगी शानू जी, कवर करनी पड़ेंगी क्लासेस। अगर मैं बात करती हूँ तो एक स्टूडेंट थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने ऑफलाइन कमेंट किया था कि मैम मैंने 15 दिन में आपकी 38 क्लास कवर कर ली है। तो कर सकते हो, नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं है भाई, हम लोग दुनिया हिला दें, यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा वेब सर्वर। क्या होगा? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वेब सर्वर। अब देखो, हमें तो लगता है कि भाई हमारी तो सपनों की दुनिया में ही इंटरनेट चल रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बहुत बड़ा काम होता है इसके पीछे, एक बहुत बड़ा काम होता है इसके पीछे। कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं, एक फ़ोन ले लेते हैं ना, लैपटॉप या कंप्यूटर सबके पास नहीं होता, तो एग्जाम्पल मैं फ़ोन का ही ले लेती हूँ। एक आपके पास ABC कंपनी का फ़ोन है, और जाहिर सी बात है आप अगर अपने फ़ोन से इंटरनेट चला रहे हो तो आपके फ़ोन का कोई IP एड्रेस ज़रूर होगा। आप खुद भी देख सकते हो, सेटिंग में जाकर आप चेक कर लेना कि आपके फ़ोन का IP एड्रेस क्या है, और ऐसे ही कंप्यूटर लैपटॉप का भी आप देख सकते हो, ठीक है, वो IP एड्रेस आप देख सकते हो। अब देखो क्या होगा, आपने अपने प्यारे से छुटकू से फ़ोन से इंटरनेट को चलाया। आप अपने फ़ोन में, हम मानते हैं यूट्यूब भी सर्च कर रहे हो, भाई आपको यूट्यूब ओपन करना है, तो एक तो हो गया एप्लीकेशन, अब तो हर चीज़ की अलग अलग एप्लीकेशन बना दी है, लेकिन फिर भी आप इनडायरेक्टली सही वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको यूट्यूब ओपन करना है, तो जो आपकी रिक्वेस्ट होती है ना, वो आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले सर्वर के पास जाती है। ये सर्वर कौन होता है? तो ये सर्वर एक तरीके से पूरी खदान है। ये सर्वर एक तरीके से पूरी खदान है, आपका एक वेयर हाउस है। वेयर हाउस का मतलब एक ऐसी पूरी खदान जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो भाई जिन भी लोगों ने जो भी चीज़ें इंटरनेट पे अपलोड करी हैं, चाहे पिक्चर हो, चाहे वीडियो हो, चाहे फोटो हो, चाहे ऑडियो हो, जो भी चीज़ें देश दुनिया से जितनी भी इंटरनेट पर अपलोड की गई हैं, सारी सूचनाओं को रखने वाला कंप्यूटर का कंप्यूटर सर्वर कहलाता है। तो जो आपकी रिक्वेस्ट है यूट्यूब वाली, पहले वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। सर्वर चेक करता है कि IP एड्रेस सही है या नहीं है, फर्जी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को चेक करने के बाद फिर सर्वर ढूंढता है कि भाई मेरे खजाने में यूट्यूब है, हाँ है, तो फिर ये इस यूट्यूब को इस व्यक्ति को वापस दे देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, और जिस भी चीज़ से आप इंटरनेट को चला रहे हो उसको क्लाइंट बोला जाता है, उसको क्लाइंट बोला जाता है। तो क्लाइंट कंप्यूटर होता है जो रिक्वेस्ट भेजता है। यहाँ पे क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो रिक्वेस्ट भेजने वाले कंप्यूटर को क्लाइंट बोलते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर, और रिक्वेस्ट को मानने वाला या फिर उस पर रेस्पॉन्स करने वाला, रेस्पॉन्स का मतलब उस पर प्रतिक्रिया देने वाला, सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। क्लियर हो चुका है आपका? हाँ, इंटरनेट पे कोई चीज़ कैसे अपलोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। देखो, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का यूट्यूब चैनल है तो आप लोग वीडियो अपलोड करते होगे। इंटरनेट पे कोई भी चीज़ कैसे अपलोड कर सकते हैं? तो फेसबुक पे आप लोग जो फोटो अपलोड करते हो वो इंटरनेट पे तो जारी है। गूगल पर जाकर अगर आपका अकाउंट है, प्रॉपर आपने अकाउंट बना रखा है जीमेल का, तो वहाँ पे भी जाकर आप अपनी फोटो या पिक्चर्स जो भी चाहो वहाँ पर भी अपलोड की जा सकती है। क्लियर? तो यहाँ पर इंटरनेट पे कोई भी चीज़ आप चाहे किसी के भी माध्यम से कर रहे हो, इंस्टाग्राम में कर रहे हो अपनी फोटो अपलोड, या किसी के भी थ्रू कर रहे हो, वो आपकी क्या कहलाती है? वही आपकी वेब सर्वर के द्वारा ये सब काम होता है। ठीक है, वेब सर्वर क्या है? खदान है जिसके पास पूरा खजाना है, और जो भी चीज़ हम देखते हैं वो हमको वहीं से ढूंढ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, डैश इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन। आपको बताना है एक ऐसी तकनीक, इनमें से कौन सी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग एक लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने के लिए किया जाता है। अगर आपको एक लाइन पे बहुत सारी कॉल को भेजना है, बहुत सारा काम सिर्फ एक सिंगल लाइन में करना है, तो आप इनमें से किसकी मदद लेंगे? डिजिटल ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, डिजिटाइजिंग या मल्टीप्लेक्सिंग? तो यहाँ पे बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जी, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देखो, क्लास में जो भी स्टूडेंट लेट आते हैं ना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारा काम छोड़कर क्लास टाइम पर देखो। अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल कोशिश क्या करो कि 1 बजे डायरेक्ट आ जाओ, क्योंकि जो चीज़ आप लाइव में एक इंटरेस्ट बन जाता है ना, फिर वो ऑफलाइन में वो डिपेंड करता है भाई आप कैसे देखते हो। कुछ बच्चे स्पीड बढ़ाकर देखते होंगे, है ना, फिर मैं ऐसे ऐसे दिखाई देती होंगी। खैर छोड़ो, समझने वाली बात है। मैं बस ये बोलूँगी डेली की डेली क्लास कंप्लीट कर लिया करो। आज 2 तारीख है तो 2 सितंबर की क्लास आज ही कंप्लीट कर लो, उसको कल पे मत छोड़ो, क्योंकि सच में कल कभी नहीं आता है।
क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आंसर मल्टीप्लेक्सिंग आना स्टार्ट हो गया है। वेरी वेरी गुड। क्या पूछ रहे हो आप अभिषेक पांडे जी? बताइए क्या पूछ रहे हो आप? लिब्रे ऑफिस की क्लास कब चलेगी? तो लिब्रे ऑफिस की अगर मैं बात करती हूँ, वो स्पेशली जैसे यूपी पीसीएल का मैं ले लेती हूँ सेशन, तो आपकी उसी में क्वेश्चन करवा दूंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की क्या बात करते हैं हम? तो इसका ऑप्शन डी मल्टीप्लेक्सिंग बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन डी मल्टीप्लेक्सिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक सिंगल लाइन में एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन को भेजना। भाई ये पहला पैकेट है, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट, तो एक ही लाइन में 3-4 पैकेट्स को या 3-4 इंफॉर्मेशन को भेजना मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब मल्टीप्लेक्सिंग बहुत सारी होती है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है, जिसको टीडीएम और एफडीएम बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे पूछा है द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ। इंटरनेट इनमें से किसकी एक प्रणाली है? क्या इंटरनेट सॉफ्टवेयर का बंडल है? क्या इंटरनेट वेब पेज है? क्या इंटरनेट वेबसाइट की एक प्रणाली है? या इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है? तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अच्छा, इलेक्ट्रिकल की क्लासेस नहीं चल रही, चलो मैं बात करती हूँ एक बार। ओके, दिल्ली पुलिस के लिए, बिल्कुल भाई ये क्लास दिल्ली पुलिस के लिए ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई बस शेयर कर देना क्लास को, एंड चल रहा है, बस शेयर कर दो क्लास को। चलो तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए किसका इंटरनेट एक प्रणाली होती है? तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की। बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं और उसी प्रणाली को इंटरनेट बोला जाता है। बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे आंसर 7 का डी आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच पूजा जी। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करते हो, इसलिए मेरा भी मन करता है कि भाई आप लोगों को और अच्छे पढ़ाऊं, और अच्छे से कोई चीज़ नई नई चीज़ें बताती रहा करो, है ना। तो वही चीज़ है, डिपेंड करता है दोनों चीज़ों पे, टीचर पे भी और स्टूडेंट पे भी, तो खैर खास करके। बाकी आप लोग बस कमेंट नहीं करते हो, ये शिकायत है मुझे, ठीक है। चलो आज देखती हूँ मैं आज कितने स्टूडेंट कमेंट करते हैं। क्लास अच्छी लगा करे तो भाई लाइक कर दिया करो। क्लास अच्छी लग रही है तो अभी जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। और बाकी शेयर वगैरह और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी से हमें 4 मिलियन की फैमिली बनानी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। बहुत सारे नेटवर्क के कनेक्शन को, बहुत सारी जगह से हमारा इंटरनेट कनेक्ट है भाई। आप यूट्यूब भी चला रहे हो, फेसबुक भी चला रहे हो, इंस्टाग्राम भी चला रहे हो, व्हाट्सएप भी चला रहे हो, हर एक चीज को चला पा रहे हो। उन सारे कनेक्शन को ही मिलाकर इंटरनेट बना जाता है। इसलिए इंटरनेट का दूसरा नाम होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। जैसे बैंकों का बैंक आरबीआई, ऐसे नेटवर्क का नेटवर्क इंटरनेट। क्लियर? तो यहाँ पे इसका ये दूसरा नाम भी याद रखना, क्वेश्चन इधर से भी पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा 7 आ चुका है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा और क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया हुआ है? तो द डैश ऑल्सो कॉल्ड द वेब कंटेन्स बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट। बताना है आपको जिसे वेब, इनमें से किसको वेब भी कहा जाता है? इसमें अरबों डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP, वेब पोर्टल या डोमेन। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ओके आदेश जी बताइए क्या कमेंट कर रहे हो आप? हाँ यहाँ पे बताना है। ओके गोलू जी थैंक यू सो मच। आप एसएससी सीएसएचएल की तैयारी कर रहे हो बट डेली क्लास देखते हो। देखो नॉलेज तो 100% आपको मिलती होगी, ठीक है। वो अलग बात है अगर आप में से कुछ ना बोलना चाहें, बट नॉलेज आपको पक्का क्लास से मिलती होगी। और सिर्फ इसी क्लास की बात नहीं करी, एग्जाम्पल पे जो भी क्लासेस चलती हैं आपको हर एक क्लास से नॉलेज जरूर मिलती होगी, क्योंकि हर टीचर दिल से पढ़ाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोला जाता है? तो विवेक कुमार जी फादर ऑफ इंटरनेट विंट सर्फ को बोला जाता है। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी, विंट सर्फ। क्लियर? क्या नाम था? तो इनका नाम था विंट सर्फ। और बॉब कोहन भी आपने कई बार देखा होगा, लेकिन मेन आदमी कौन थे? तो वो थे विंट सर्फ। और कई बार आपने कौन सा नाम देखा होगा? तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा नाम, यहाँ पर एक और आता है लैंग्वेज करके नाम आता है, लिक लीडर आता है, लिक लाइडर। तो ये जो थे इन्होंने सिर्फ विचार दिया था, लेकिन विंट सर्फ ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो इंसान को बनाने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय विचार देने वाले के। इस वजह से विंट सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है।
बट अगर मैं यहीं पे पूछ लेती ना क्वेश्चन, तो आप में से कुछ चार्ल्स बेबेज बोलते हैं, हाँ चार्ल्स बेबेज को सबका पापा बना रखा है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा। नहीं भाई, ऑलराउंडर की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोग ऑलराउंडर हो भाई, आप सभी लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी लोग ज्योग्राफी भी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ्स भी पढ़ते हो, रीजनिंग भी पढ़ते हो, और आपसे ज़्यादा एक स्टूडेंट से ज़्यादा ऑलराउंडर और कोई हो ही नहीं सकता। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, क्या पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है आपसे व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट क्या है बताना है आपको। अ रिसिपिएंट सेंट बाय द रिसिपिएंट, भाई प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद को बोलते हैं ईमेल अटैचमेंट। ऑप्शन बी है ईमेल संदेश के साथ भेजे गए दूसरे प्रोग्राम का एक अलग दस्तावेज होता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण मतलब एक मैलिशियस पैरासाइट है, परजीवी है जो आपके संदेशों को बंद कर देता है। या फिर सीसी एंड बीसीसी प्राप्तकर्ताओं की सूची है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो यहाँ पे आंसर आना शुरू हो गया है आप लोगों का। बी आंसर आप लोग कर रहे हो, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो जब भी आप ईमेल करते हो ना किसी भी व्यक्ति को, तो वहां पर एक साइन आपको दिखता होगा नीचे की तरफ, ये वाला, और ये सिंबल किसको दर्शाता है? तो ये सिंबल आपका अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है अटैचमेंट। तो आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल है, चाहे वो वीडियो की हो, चाहे ऑडियो की हो, चाहे पिक्चर की हो, चाहे डॉक्यूमेंट हो, MS वर्ड हो गया, चाहे आपने कोई PPT बना रखी है, तो हर एक चीज को भेज सकते हो आप वाया ईमेल। ईमेल के द्वारा हर एक चीज को भेजा जा सकता है। तो संदेश के साथ भेजे गए दूसरे प्रोग्रामों के दस्तावेज को ही ईमेल अटैचमेंट बोला जाता है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, कोई छूटा है क्वेश्चन यहाँ पे? भाई हमारा क्वेश्चन छूट गया, कौन सा छूटा है? 9 हो चुका है ना, 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? तो अ डैश इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेज। इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? तो किसी भी वेब पेज को अगर आप देखना चाहते हो तो इनमें से किसका इस्तेमाल करोगे? क्वेश्चन आई थिंक रिपीट है, बस इसके वर्ड्स शब्द बदले गए हैं। ठीक है, बताना है आप लोगों को। ओके अमित सागर जी, बिल्कुल क्लास डेली लो, जरूर मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, विंड सर्फ लिखा है, गलत है। नहीं, विंड सर्फ ही आंसर होगा। विंड सर्फ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उन्हीं को फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है। लिक लाइडर जी ने सिर्फ इसका क्या दिया था? तो लिक लाइडर जी ने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने वाले विंड सर्फ ही थे। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करती हूँ, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वेब ब्राउजर आपका आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर पूछ रहे हो आप लोग, ट्रिपल सी निकल जाएगा, 100% ट्रिपल सी निकलेगा। अगर आप डेली क्लास ले रहे हो ना, तो गारंटी देती हूँ आपका ट्रिपल सी S ग्रेड से निकलेगा। उसमें ग्रेड मिलती है ना, और सबसे बड़ी ग्रेड होती है S ग्रेड। जिनके 85 नंबर से ऊपर नंबर आते हैं 100 में से, उनको S ग्रेड का सर्टिफिकेट मिलता है। चलो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 पहले आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, 11 कहाँ गया हमारा? भाई क्वेश्चन नंबर 11 गायब हो चुका है, आई थिंक डिलीट हो गया होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं अपनी तरफ से दे दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ पे बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्लास कितने बजे से चलती है? तो क्लास आपकी डेली 1 बजे होती है, दोपहर 1 बजे, आंधी आए तूफान आए, पर क्लास आपकी जरूर होती है ना। चलो तो यहाँ पे आंसर करना है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आना स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 12 की बात करती हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से पूछा हुआ है, डैश दिस इज द एक्ट ऑफ कॉपिंग और डाउनलोडिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम अ नेटवर्क एंड मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट। भाई ये किसी प्रोग्राम को कॉपी या डाउनलोड करने की क्रिया है एक नेटवर्क से, और इसकी कई प्रतियां बना रहा है। तो कौन कहलाता है? भाई एक सॉफ्टवेयर को बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा है, अपना नाम लिख देता है, तो उस शब्द के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? नेटवर्क पायरेसी, नेटवर्क की चोरी, साहित्य चोरी, आपका प्लेगरिज्म, सॉफ्टवेयर पायरेसी, या साइट लाइसेंस पायरेसी। तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है।
बिल्कुल भाई, मैं भी ट्वीट कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अगर आप लोगों को बताऊँ ना ऑफिस का क्या माहौल है, ऑफिस का माहौल कुछ इस तरीके से है। क्लास लेने के बाद हम लोग क्लास लेने के बाद, क्योंकि देखो पढ़ाने के लिए आपको नो डाउट मैटर लिखने पड़ते हैं ना, बहुत चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए बनानी पड़ती हैं। तो ये जैसे पीपीटी बनाई है, ये भी मेरे को क्वेश्चन छांट छांट के बनाने पड़ते हैं। तो वही चीज़ है, माहौल ऐसा है ऑफिस का कि पहले हम लोग आपकी क्लास के लिए मेहनत करते हैं, फिर हम लोग वहाँ पर जाके धरना दे रहे हैं, जो कि डिजिटल धरना चल रहा है। फिर उसके बाद हम लोग जो टाइम मिल रहा है उसमें ट्वीट कर रहे हैं। भाई ट्वीट यहाँ पर कंपलसरी है, जब फ्री हो ट्वीट करो, जैसे पानी पीना जरूरी है, ट्वीट करना जरूरी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 12 की बात करती हूँ तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सभी टीचर की ट्विटर आईडी है, सभी ट्वीट कर रहे हैं, आप लोग भी ट्वीट करें। क्वेश्चन नंबर 12 का सी आंसर सही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके चलो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब देखो आगे चलने से पहले यहाँ पर मुझे याद आया कि स्टूडेंट क्योंकि टाइम होने वाला है ना, तो मैं सोच रही हूँ ये क्वेश्चन लास्ट में होमवर्क में दे दूंगी, पहले अभी जो पूछा है वो बताना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक शब्द आया था सीसी और बीसीसी, इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों ईमेल से संबंधित शब्द हैं। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब देखो दोनों के दोनों ईमेल से संबंधित हैं। अगर आप एक या एक से ज्यादा लोगों को मेल भेजना चाहते हो, सेम मेल, अभी कोरोना चल रहा है, हम 30 लोगों की बात करेंगे। अगर भाई घर में बच्चों का मुंडन है, बर्थडे पार्टी है, एनिवर्सरी है, कुछ भी चीज़ है, आप अगर 30 लोगों को इनवाइट करना चाहते हो और एक कार्ड आपके पास इनविटेशन का है, तो वो उस कार्ड के साथ आप 30 लोगों को मैसेज भेज सकते हो एक ही टाइम पे। चाहे आप सीसी वाला ऑप्शन चुनो चाहे बीसीसी का, 30 लोगों का ईमेल आईडी डालो, सेंड करोगे, 30 लोगों के पास मेल पहुंच जाएगी। फिर दोनों में अंतर क्या है भाई? जो दोनों ही काम सेम कर रहे हैं, फिर दोनों में अंतर कहाँ पे आता है? तो अंतर आता है, कहाँ आता है? तो सीसी वाला कार्बन कॉपी में जिन 30 लोगों को आप मेल भेज रहे हो, उन 30 लोगों को पता है कि मेरे अलावा और किसको मेल भेजी गई है। होता है ना कई जगह, भाई देखते हैं कि अच्छा तुम्हें भी भेजा है, चलो फिर एक ही बाइक ले लेते हैं, 2 लोग बैठकर उसी पर चले जाएंगे। भाई 2 ईंधन खर्च करने से अच्छा है ना कि एक ही साथ चले जाओ। तो ये वाला केस हो गया। ये तो होती है कार्बन कॉपी जिसमें सबको पता चल जाता है मेरे अलावा और किस किस को मेल भेजी गई है। एक होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी। इसमें क्या होता है, इसमें जब आप 30 लोगों को एक साथ मेल भेजते हो तो उन लोगों को नहीं पता होता है ना, हाथ रख लो इसके आंख पे, क्लियर, उन लोगों को नहीं पता होता कि मेरे अलावा और किसको मेल भेजी गई है ना। तो जिन लोगों को आप मेल भेज रहे हो, अगर आप चाहते हो कि उनको आपस में पता ना चले कि भाई मेरे अलावा और कितने लोगों को मेल भेजी गई है, तो वहां पर हम बीसीसी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। लेकिन अगर आप खुले विचार वाले हो, लोग भी खुले विचार वाले हैं, फिर आप सीसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, उन सबको आपस में पता भी चल जाएगा और मेल चली जाएगी। दोनों क्लियर? आगे देखते हैं। आप में से एक स्टूडेंट ने अभी मतलब लाइव क्लास में पूछा है कि मैम ड्रॉप बॉक्स में जो क्या होता है आपका ड्रॉप होता है, ठीक है, क्या करते हैं हम इसको, तो इसके अंदर कितने बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कितने आप लिख सकते हो नंबर को, है ना, ड्रॉप फॉन्ट जो भी हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप, है ना, ड्रॉप कैप बोलते हैं। यहाँ पे देखो अगर मैं आपको बताऊं तो ड्रॉप कैप होता है जब आप एमएस वर्ड पे काम करते हो तो उसका जो पहला अक्षर होता है, आपने कई बुक में देखा होगा कि पहला अक्षर बहुत बड़ा होता है, फिर इसके आगे छोटा छोटा लिखना शुरू कर देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट तो 3 ही होगा, बाय डिफॉल्ट तो ड्रॉप कैप के आगे आप सिर्फ 3 ही लाइन को लिख सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन बन जाए कि मैक्सिमम हम कितनी लाइनों को ड्रॉप कैप के आगे लिख सकते हैं, अधिकतम हम कितनी लाइनों को ड्रॉप कैप के आगे लिख सकते हैं, तो अधिकतम लाइनें हो सकती हैं इसके आगे 10। कितनी हो सकती हैं? तो इसके आगे अधिकतम 10 लाइनों को आप लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट 3 लाइन होती हैं, लेकिन अधिकतम 10 लाइनों को लिखा जा सकता है। तो ये आपका था ड्रॉप कैप, ये एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में आता है। अब यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ये रहा और ये आपका हो जाएगा होमवर्क। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को होमवर्क करना है जैसा कि आप लोग करते हो, बट कुछ लोग नहीं करते हैं। भाई कमेंट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, सर्च करोगे मिल जाएगी, सर्च करोगे मिल जाएगी। चलो तो यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपका होमवर्क का क्वेश्चन आज का क्या हो जाएगा, तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशंस प्रोटो दैट सेट्स द स्टैंडर्ड यूज्ड बाय एवरी कंप्यूटर एक्सेस वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन। भाई निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रोटोकॉल है जो हर कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानक को वेब आधारित जानकारी सेट करके देता है? XML, DML, HTTP और
HTML। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा होमवर्क क्वेश्चन, और अपना बहुमूल्य समय में से थोड़ा समय निकालकर कमेंट कर दिया करो, अच्छे से कर दिया करो, अच्छा लगता है मुझे भी। आपको अच्छा लगता है ना कि मैं अच्छे से पढ़ाती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप कमेंट करके बताओगे। फीडबैक जरूर देनी है भाई, क्लास कैसी लगती है आप लोगों को, फीडबैक जरूर दे, इससे मनोबल बढ़ता है कि अच्छा स्टूडेंट्स को पसंद आ रही है क्लास। बाकी क्लास अच्छी लगा करे तो लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो भारी मात्रा में, जितने भी ग्रुप हो आपके, फेसबुक पे हो चाहे कहीं पे भी आपने ग्रुप बना रखे हो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। चलो तो क्लास को कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एंड। कोई भी डाउट है ऑफलाइन कमेंट कर देना, कल की क्लास में स्टार्टिंग में बता दूंगी। मिलते हैं कल अपने टाइम पर ठीक 1 बजे और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और बिल्कुल स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट, और ये जंग हम जीत कर रहेंगे। बहुत हुआ आदर सत्कार, अब होगा युवा का वार। चलिए मिलते हैं कल अपनी क्लास में। जय हिंद, जय भारत।